सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं जिसमें कि हिंदी प्लस जी के जीएस रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का क्वेश्चंस करवाइए, हिंदी का क्वेश्चंस करवाइए। तो आज फाइनली हिंदी का प्लस में जी के जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। कुल इस सेट में 75 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेट को। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो अभी अनअकैडमी पे बहुत सारा क्लास दिया जा रहा है बीपीएससी के लिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी एक बार अनअकैडमी पे विजिट जरूर करें। देखिए, यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट एंड रिविजन भी दिया जाता है। क्यूज, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, ये सारा चीज अवेलेबल करवाया जाता है आप सभी को। आप सभी देख सकते हैं अनअकैडमी पे फ्री प्लान भी है जो कि वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिया जाता है। प्लस में डाउट सेशंस भी क्लियर करने के लिए टॉप एजुकेटर बैठे हुए जो बीपीएससी के टॉप एजुकेटर हैं। प्लस में वीकली फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, फ्री लाइव क्यूज जो कि 2000 क्वेश्चन का ये सीरीज है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली T20 फ्री लाइव क्यूज दिया जाता है जो 20 क्वेश्चन का क्यूज रहता है और 20 मिनट का रहता है। ये डेली 8 बजे आप सभी को दिया जाता है। तो ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री प्लान है। तो अभी जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी को डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए और किसी भी टॉप एजुकेटर का क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी कोड में युवा शक्ति जी के क्विज का जरूर प्रयोग कीजिए। आप सभी देखिए, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे, तो वहां से आप सभी चेक कर सकते हैं। आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो हम सभी कह सकते हैं हमको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो हम सभी कह सकते हैं यह एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी बिल्कुल टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है। अगर आप अपने से बड़े को पत्र लिखेगा तो उसका जो संबोधन शब्द होगा वह क्या होगा? श्रद्धेय का उपयोग कर सकते थे हम सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। अगर आपको एक पत्र लिखने के लिए दे देता है अपरिचित आदमी को, तो आप उस पत्र में किस शब्द का प्रयोग करेंगे अपरिचितों को पत्र लिखने के लिए? तो हम प्रयोग कर सकते हैं प्रिय महोदय का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ए राइट आंसर रहेंगे, आशीर्वाद होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि यह खेल खिला रहा है मतलब कि परेशान कर रहा है हमें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो हम सभी कह सकते हैं यह अविश्वसनीय होगा, किसी का सच्चा मित्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें कि 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पर यहाँ वर्णों की संख्या बोला है तो वर्णों की संख्या में हम सभी 33 को टिक कर सकते थे, क्योंकि 33 व्यंजनों की संख्या होती है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से अगर जोड़िएगा तो 52 पूर जाएंगे। 13 को ले लीजिएगा स्वर को तो 52 पूर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे आप सभी। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? इनमें से घोष वर्ण कौन से हैं? हो एक घोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दिनहीन होकर सहम जाना या संभल जाना। सी बिल्कुल राइट आंसर रहते, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हम सभी कह सकते हैं कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना, अधिक से अधिक मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। यह किसका सिद्धांत है? तो हम सभी कह सकते हैं संवैधानिक सरकार का यह सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो हम सभी जानते हैं कि भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी वे की गई थी मंत्रिमंडल योजना या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ये संबोधित करते हैं प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहती है आप सभी का। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होगा। सी राइट आंसर रहेंगे, मुसीबत में सहायक होना। देखिए अगला क्वेश्चन, तबला कौन सा लिंग है? तबला कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या उनका भार तुम पर लवलेस नहीं है? यह किन की युक्ति है? तो यह युक्ति है पंत जी की। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, पंत जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम, उपरोक्त पंक्तियां किन की है? तो ये पंक्तियां हैं दिनकर की। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यर्थ में कौन सा समास है? तो हम सभी कह सकते हैं व्यर्थ में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट एक कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है। वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकेंड होता है। वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्व शक्ति होता है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में माना जा सकता है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। 1, 2, 4 सही है। कौन कौन से? 1, 2, 4 सही है। वोल्ट एक कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है, बिल्कुल सही है। वोल्ट एक एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकेंड होता है, बिल्कुल सही है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में माना जा सकता है, यह भी सही है। कथन नंबर 3 सही नहीं है। तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी। तो आप सभी याद रखिएगा, हीटर में जो ऊष्मा हो जाएगी वह 2 गुनी हो जाएगी। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर के रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बल को मापा जा सकता है। ए राइट आंसर रहेंगे, स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो ये संचालित होते हैं फेराडे के नियम के द्वारा। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, वायु में वायुयान एक पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। यह बल बराबर होगा, अनुभव बल बराबर होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा, बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? तो देखिए हम सभी ये कह सकते हैं कि बिंदुसार का पुत्र अशोक था और इसका शासन काल जो माना जाता है वह 269
ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे। आप सभी याद रखिएगा, अशोक ने जो शासन किया था मौर्य वंश पे, गद्दी पे बैठा था, इसने अपने भाई के साथ 4 वर्ष तक युद्ध किया था। सुसीम इसके भाई का नाम था, सुसीम इसके भाई का नाम था। इससे 4 वर्ष तक युद्ध किया था, गृह युद्ध। उसके बाद ये गद्दी पे बैठा था। देखिए अगला क्वेश्चन, दिन ए इलाही को स्वीकार करने से इनकार करने वाला हिंदू दरबारी था। मान सिंह ने इनकार किया था, जबकि बीरबल ने इसे अपनाया था। पहला हिंदू व्यक्ति था जिसने दिन ए इलाही को स्वीकार किया था, इसका नाम था बीरबल। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय बना था। सी राइट आंसर है लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय बने थे। तो याद रखिएगा आप सभी, ये 1858 में बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे बनाया गया था। भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। और यही एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, याद रखेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतभेद का मुख्य कारण यह था कि, तो इसका मुख्य कारण क्या था? मतभेद का मुख्य कारण क्या था गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में? तो बी राइट आंसर है नेताजी अंग्रेजों के सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी अहिंसात्मक संसाधनों पर विश्वास करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अंग्रेजों को लड़के भगाया जा सकता है, जब तक शस्त्र नहीं उठाइएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नेताजी कहते थे। पर गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसात्मक अपनाइए, धरना धरिए, कहीं बैठक कीजिए, एक समूह बनाइए, इससे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इसीलिए एक नर्म दल एक गर्म दल में 2 दल विभाजित हुए थे, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, लोह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए आंसर कीजिएगा, लोह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ए राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे लोह पुरुष? तो इसे आप सभी याद रखिएगा, भारतीय देशी रियासत को विलय करने के कारण इसे लोह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? बी राइट आंसर है गोविंद तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी और इसने अपनी राजधानी मानखेत को बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे वीर सावरकर। याद रखिएगा, वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए हम आपसे को बताना चाहते हैं, जो आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप सभी डेली मेरे साथ जुड़िए और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल ना हो। सी राइट आंसर है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध किया था किसने? भारतीयों ने, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण से इसका बहुत विरोध किया गया था। इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाठी मारा गया था इसके सर पे, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, पर भारत 1928 में आया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? नगर नियोजन, यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तांबा धातु की थी। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? यह संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कर में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? तो हम सबको पता होंगे कि सबसे पहले जो भारत आए थे वो पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, तब अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सभी टिक कर सकते थे। याद रखिएगा, पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा 1498 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो इसका ज्ञाता कौन था? आर्यभट्ट था। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है?
तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सॉरी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ब्लॉक पर्वतों के निर्माण में सहायक है? ए राइट आंसर रहेंगे भ्रंशन क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय वृत्त सबसे छोटा है? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पर्वत श्रेणी में कदाई कनाल स्थित है? डी राइट आंसर रहेंगे प्लानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग 2 महाद्वीपों में विस्तृत है? डी राइट आंसर रहेंगे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कौन सी स्थलाकृति अन्य तीनों से भिन्न है? ग्रीवा खंड, यह तीनों से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंडा परियोजना स्थित है? तमिलनाडु राज्य में है, सी राइट आंसर रहेंगे। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण गोलार्ध में प्रभावित व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रभावित होगी? बी राइट आंसर रहेंगे उत्तर से पूर्व दिशा में प्रभावित होगी। बी को टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है? बी राइट आंसर रहेंगे समताप मंडल में यह गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं? तो इसे कहा जाता है झूम कृषि, जो कि जनजाति के द्वारा यह नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर वन किस प्रकार के वन है? यह एक ज्वारीय वन है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे हम सभी, ज्वारीय वन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो हम सभी कह सकते हैं पक्षाभ मेघ का एल्बिडो सबसे उच्चतम होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। बुशमैन जनजाति रहते हैं, तो ये रहते हैं कलाहारी रेगिस्तान में। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोंड प्रचुरता पाए जाते हैं? मध्य भारत में पाए जाते हैं गोंड प्रचुरता। यह जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे प्रियरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़े बताएं। चलिए, गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है? लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी या दिल्ली यमुना नदी। तो सी राइट आंसर रहेंगे न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी पर है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हडसन नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर जो है वह हडसन नदी पर है, जबकि मिसिसिपी नदी पर सेंट लुइस शहर स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी पर स्थित है, जबकि न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है। याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद की अधिक से अधिक संख्या हो सकती है उस राज्य के विधान सभा की संख्या का? 1/3। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्माण की व्यवस्था की गई है स्वयं संविधान के द्वारा? ए राइट आंसर रहेंगे स्वयं संविधान के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिखित संविधान अपेक्षाकृत अधिक निकट होता है? चलिए आंसर कीजिएगा, किसके अधिक निकट होता है? बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किसी भी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह निश्चित कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की आधारभूत विशिष्टता क्या है? इसकी आधारभूत विशिष्टता है संघीय संरचना। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामांकित कर सकता है? तो अधिक से अधिक 2 सदस्य को नियुक्ति करता है, जो कि एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाने जाते हैं ये, जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे, वह रीट कौन सा है?
तो ये रीट का नाम है परमादेश रीट। याद रखेंगे, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो बी राइट आंसर रहेंगे, राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है या संचित निधि कर लीजिएगा आप सभी। तो इससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन या भत्ते दिए जाते हैं। अगर ये उच्च न्यायालय की बात करें तो उसे दिया जाता है भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए परमादेश रीट जारी करने का अधिकार है। तो ये अधिकार है केवल उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है। तो ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। पंचायती राज्य का है। बी राइट आंसर रहेंगे। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ए राइट आंसर रहेंगे। सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था वह 1983 में किया गया था। कब? 1983 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों के पास। संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार है और इसका प्रावधान जो मिलता है अनुच्छेद 61 में मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। अभी बताए थे आप सभी को, कितने करते हैं? 12 सदस्यों को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सी राइट आंसर रहेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने परितंत्र शब्द का प्रतिपादन किया। टेंसले के द्वारा किया गया था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस डालने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधे के विकास में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे की कोशिकाओं के जिन उत्तकों में पूर्ण हरित क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में हम सभी 75 क्वेश्चन को कवर किए। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो आप सभी चैनल से जुड़िए, घंटी को प्रेस कीजिए। आप सभी नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक घंटी आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है वहां पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाए। क्लास का जितना भी नोटिफिकेशन होता है वह सब आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर पे, वहां से आप सभी टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च कीजिए, उसके बाद उसमें आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा आप सभी डायरेक्ट लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आप सभी करते रहिएगा। और आज की इस सेट में कितने क्वेश्चंस को आप सभी एक्यूरेट सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता के ही जाइएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।